हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे एंड ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये पूरा अपन एनसीईआरटी से आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी यहाँ पे खोल के बैठिए साथ में, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको साथ ही साथ में ये भी बताती जाती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से क्वेश्चन आता है या आ चुका है या आ सकता है। ठीक है। एंड आज मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर चेंज किया है। आज मैं यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट्स लेके आई हूँ, ताकि एज़ मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मतलब मैम आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए, हमें फ़ोटोजेनिक मेमोरी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर तुम लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है तो शायद मुझे इस पे काम कर लेना चाहिए। ओके। सो आज हम कुछ ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब ये एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द पॉपुलेशन। उसके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आई होप ये चीज़ दिख रही होगी। मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर मैं जूम करूँ तो नहीं हो पाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा होगा। Okay, our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various level of the biological organization, macromolecules, cells, tissues, organs and all. देखो, इस पर्टिकुलर साइट पर, इस पर्टिकुलर पेज पर अगर मैं बात करूँ, ऐसा सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना बताया गया है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बनी है। तो बेसिकली अगर अपन बहुत ही एकदम लो लेवल से चले तो एटम्स, ठीक है, फिर उसके बाद आए आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उसके बाद आए आपके सेल्स, ठीक है, फिर उसके बाद आए आपके टिश्यूज, फिर उसके बाद आए ऑर्गन, एंड देन योर ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आए आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मिलके बना लेते हैं क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, बस इतना सा लिखा हुआ है। सो एट द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल, अब बेसिकली कि जब आप बुलबुल को सूंघते हो अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, उनका कहना ये है, तो वो आपके गार्डन में क्यों बर्ड्स जो है सिंग करती है, या फिर जो बर्ड्स हैं वो कैसे गाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ी आपके सिर्फ आपको सम एक ओवरव्यू बनाने के लिए, तो आई थिंक मुझे यहाँ से स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इस तरीके का कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। Okay, straight moving towards the next topic, that is the population. Introductory part में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये याद रखो ये वाला पैरा, that ecology is basically concerned with the four level। हमारे इकोलॉजी में 4 लेवल्स होती हैं, ठीक है। सबसे लोअर मोस्ट से स्टार्ट करें तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बना लेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन मिलकर क्या बना लेंगे, कम्युनिटीज, एंड कम्युनिटीज के बाद आ जाता है सबसे लार्जर स्केल पे बायोम्स। तो हम आज इन्हीं 4 चीज़ों, मतलब ये चैप्टर जो है इन्हीं 4 चीज़ों पर फोकस करता है। ओके। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर अपन चलें, सो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जैसे अपन बात करें एज अ ह्यूमन, ठीक है, कोई एक ह्यूमन है, क्या हम आइसोलेटेड हैं? नहीं, हमें कम्युनिटी में रहना अच्छा लगता है, हमें पॉपुलेशन में रहना अच्छा लगता है, हमें सारे त्योहार एक साथ मनाना अच्छा लगता है। वैसे कल होली है, सो हैप्पी होली, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है अपन सब एक साथ करते हैं। सेम गोज़ विद अदर स्पीशीज़, जैसे कि अपन एनिमल की बात करें, डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, उनको आइसोलेटेड रहना पसंद नहीं है, उनको एक लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में रहना पसंद है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि
ये सिंगल इंडिविजुअल हमें किसी भी स्पीशीज का अकेले नहीं मिलता। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन अ ग्रुप एज आई हैव सेड इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर अ सिमिलर रिसोर्सेस। अब जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हम लड़ते भी एक साथ हैं, रहते भी एक साथ हैं और रिसोर्सेस के लिए भी एक साथ ही compete करते हैं, ठीक है, बट हम अकेले आइसोलेटेड नहीं रहते। हम पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, of course से बात है, ठीक है, interbreeding का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं स्पीशीज, मतलब अपने आपस के स्पीशीज में हो सकती है, ठीक है, मतलब सेम स्पीशीज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered as a population। अब इस लाइन का मतलब कैसे समझोगे, इस लाइन को ऐसे समझोगे कि आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कोकाई समझ लो, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा थ्रू अ बाइनरी फिजन तो ये दूसरे दो डॉटर सेल्स बनाएगा। अब इनसे फर्दर दो और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अब ऐसा होगा कि ये मरे नहीं है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑल्दो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं बट इनकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंसिडर करते हैं बट अगर हमें इकोलॉजिकल स्टडीज माइक्रोब्स में करना है या किसी भी चीज़ में करना है जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर करेंगे। All the cormorants in a wetlands, rats in abundant dwellings, teak woods, trees in a forest track, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are the examples of the population। वही population क्या है, basically वही बता रहे हैं कि जो आपके कॉर्मोरेंट्स होते हैं वेटलैंड में, या फिर जो बहुत सारे एक साथ झुंड में जो रेट्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीक वुड्स अगर आपको फॉरेस्ट में दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो टीक वुड्स की पॉपुलेशन हो गई, वो रैट्स की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, और बहुत सारे लोटस जो है वो पॉन्ड में उग रहे हैं तो वो आपके क्या हो गए, वो लोटस की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। सो इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट although an individual organism is one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits। अब अभी तक मैं जब इवोल्यूशन पढ़ा रही थी तब मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। सो अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूँ तो ये एक पॉपुलेशन में होता है, मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस पैरा, ये एक पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। नेचर उन्हीं ट्रेड्स को सिलेक्ट करके आगे बढ़ाती है पॉपुलेशन में जो उनके लिए फेवर हो, डोमिनेटिंग हो और जिनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। मैंने फिर से एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की आधी संख्या, जो आधी जनसंख्या है, वो थोड़े रिसेसिव ट्रेट्स रख रही है और एक आधी जनसंख्या है वो जो डोमिनेंट ट्रेट रख रही है। अब होगा क्या कि ये, लेकिन इन दोनों के रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। अब जो डोमिनेटिंग वाला होगा वो तो फटाफट सारे रिसोर्सेस को चट कर जाएगा, सारे रिसोर्सेस खत्म कर देगा और वहीं पर रिसेसिव वाला धीरे धीरे काम करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग वाला उसको डोमिनेट कर देगा। तो इससे क्या होगा, रिसेसिव की पॉपुलेशन कम होती जाएगी बिकॉज डोमिनेटिंग जो है वो अपनी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगा। अब अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिप्रोड्यूस भी फुल रेट पे करेगा, ठीक है। सो इसलिए डोमिनेटिंग वाले अपनी ट्रेट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे एंड हेंस नेचर भी उन्हीं को ही सिलेक्ट करेगी, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज therefore an important area because it links ecology to the population genetics and evolution। Done। A population has certain attributes, कुछ attributes हैं, कुछ characters हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं होते, ठीक है। सो जैसे कि एक होता है आपका बर्थ रेट, ठीक है, एक होता है बर्थ रेट, ठीक है, एक होता है डेथ रेट। अब
जब भी आपका रेट वर्ड आएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, हम पूरी पॉपुलेशन का होल सम देखेंगे, ठीक है, कि इतने पॉपुलेशन में इतनी टोटल, सपोज करो 100 टोटल पॉपुलेशन है और उसमें 50 बर्थ है, सो 50 डिवाइड बाय 100 इज योर 1/2 एंड दिस इज योर बर्थ रेट। वहीं पे अगर अपन डेथ रेट की बात करें, सो डेथ रेट में आपके ऐसे ही सपोज करो कि 100 पॉपुलेशन है, उसमें से 12 लोग मर रहे हैं, सो दिस इज योर व्हाट डेथ रेट। लेकिन क्या तुम ये सोच सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो सकती है? ठीक है, क्या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टुकड़ों में जन्म लेता है? नहीं लेता है, वो पूरा एक होलसम जन्म लेता है, ठीक है, उसका होलसम बर्थ होता है, तो उसकी या तो बर्थ होगा, या तो उसका बर्थ होगा, या तो उसकी डेथ होगी। सो दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। An individual may have births and death, but a population has birth rate and death rate. In a population, these rates refer to as per capita birth and per capita death. The rate hence expressed a change in number, ठीक है, whether it could be increase or it could be a decrease with respect to a members of the population. Here is an example. अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया। अब if in a pond there were 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants were added. सो बेसिकली इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या था, लेट्स सपोज कि 2024 में हमारे पास उस पॉन्ड में कुछ 20 लोटस थे, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं अभी की 2025 की, तो अब उसमें हमने देखा कि 8 नए लोटस और ऐड हुए हैं। सो व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन, अभी क्या हो गई, अब अपन को ऐड कर देंगे तो इट विल बी योर 28, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी बर्थ रेट निकालनी है, ठीक है, अगर मैं बर्थ रेट निकालूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, मतलब ऐसे पता लगा 8 है क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 25, ठीक है। ऐसे समझो, देखो थोड़ा सा उसने यहाँ पर ट्रिकी कर दिया एनसीईआरटी ने, इसको अपन सिंपल बना देते हैं, कोई नहीं। देखो 2024 में 20 लोटस थे, डन। 2025 में 28 लोटस आए, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास 8 नए लोटस ऐड हुए हैं, ठीक है। अब जब हम बर्थ रेट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कितने नए रिप्रोड्यूस हुए। सो इट इज योर 8 लोटस डिवाइड बाय कितने लोटस पहले थे, यानी कि लास्ट ईयर में 24 में, तो इट वाज 20। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर के हिसाब से बर्थ हो रही है, ठीक है। सो इफ 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies die during a specified time interval, say a week, the death rate in a population during the last is 4 by 40, that is 0.1 individual per fruit flies per week. इसी तरीके से हम डेथ रेट काउंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने काउंट किया कि जैसे 2000, या ऐसे समझ लो कि बिफोर 10 मिनट्स, बिफोर 10 मिनट्स, ठीक है, फ्रूट फ्लाइज की संख्या कितनी थी, 40 थी। एंड आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स फ्रूट फ्लाई की संख्या रह गई 36। तो पॉपुलेशन में लॉस कितने इंडिविजुअल का हुआ, 4 का, ठीक है, 4 फ्लाइज का। तो अगर मुझे डेथ रेट काउंट करनी है, सो इट विल बी 4 डिवाइड बाय 40, जो मेरा पुराना 10 मिनट्स पहले का था वो रिकॉर्ड से। सो दिस विल बी योर 0.1 पर कैपिटा डेथ रेट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है, एक तो हो गया बर्थ रेट और हो गया डेथ रेट। अब दूसरा एट्रीब्यूट क्या आता है, सेक्स रेशियो। अब अगर मैं बात करूँ सेक्स रेशियो की,
ठीक है? अगर अब मैं बात करूँ सेक्स रेशियो की इन द पॉपुलेशन, ठीक है? तो एक अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ठीक है? या तो वो फीमेल होगा। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो मैं होलसम बात करूँगी कि इस पॉपुलेशन में इस पॉपुलेशन में आपके 3:1 का रेशियो है, मतलब 3 मेल हो गए एंड 1 फीमेल हो गई, ठीक है? ये रेशियो मैं एक इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है? कि मतलब ये फीमेल जो है वो 1% फीमेल है, बाकी 3% मेल है, अलग साउंड हो जाएगा, ठीक है? पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि मेल का 3 रेशियो एंड 1 फीमेल का रेशियो, ठीक है? सो सेक्स रेशियो इज अप्लाइड ओनली फॉर द पॉपुलेशन। तो हमने अभी 3 चीज़ें देखी, दैट इज सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। An individual is either a male or a female, but the population has a sex ratio. That is 60% of the population can be female and 40% of the male. ठीक है, वही वाली बात हो, 6:4 का रेशियो यहाँ पे इन्होंने शो किया है। Now, population at any given time is composed of individual of a different ages। अब population में हर तरीके के एज के लोग होंगे, आपके 60 एज के भी होंगे, आपके 1 ईयर के भी होंगे, 50 ईयर्स के भी होंगे एंड सो ऑन। काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? सो इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा सो दैट आपको चीज़ें समझा सकूँ। आई होप आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे होगे एंड एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है? सो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि अपन एज को पॉपुलेशन के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। सो द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। जब हम यहाँ पर इस तरीके से एज और पॉपुलेशन को प्लॉट करेंगे, आई जस्ट होप कि मैंने उल्टा प्लॉट ना कर दिया हो, ओके, ठीक है? सो एज और जब पॉपुलेशन को प्लॉट करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर शेप्स मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है? सो वो जो शेप्स है वो कुछ इस तरीके से कि एक स्पेंडिंग भी हो गया, ये स्टेबल हो गया, एक डिक्लाइनिंग हो गया। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे नीचे वाली जो रहेगी वो होगी प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है? अब कैसे देखो, 0, ठीक है, 1, 2 एंड सो ऑन टूवर्ड्स दी 60 तक मान लो, ठीक है? अब प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कौन आ जाएंगे? आपके 13 ईयर्स से कम वाले बच्चे, ठीक है? 13 ईयर्स से कम वाले बच्चे आ जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, अरे बाबा रे, 13 ईयर्स से कम वाले बच्चे किस में आएंगे? प्री रिप्रोडक्टिव वाले में, ठीक है? अब सपोज करो यहाँ 13 है एंड इनकी पॉपुलेशन कुछ है आपकी, सपोज करो, और एक काम करते हो, ये ग्राफ जो है मुझे अच्छे से ही बना लेना चाहिए। तो यहाँ ये देखो, दिस इज योर एज एंड दिस इज योर पॉपुलेशन, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने सबसे पहले लिया, हम एक कंट्री में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? हम एक कंट्री में एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा प्री रिप्रोडक्टिव की जो संख्या है, प्री रिप्रोडक्टिव की जो संख्या है दैट इज लेस देन 13 ईयर्स वालों की, ठीक है? लेस देन 13 ईयर्स वालों की जो संख्या है वो सपोज करो 100 है, ठीक है? सो यहाँ पे हमने 13 मार्क किया एंड ये यहाँ से 1 से लेके 100 तक गिरा, ठीक है? अब मैंने मार्क किया रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो उनकी एज हो जाएगी 13 से 55 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली, या अपन लमसम 50 ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि फीमेल्स का मेनोपॉज 50 पे हो जाता है, ठीक? तो 30 से 50 की एज रिप्रोडक्टिव हो गई एंड इनकी अप्रॉक्सीमेटली तुम समझ लो कि इनकी है
80 कुछ, ठीक है, पॉपुलेशन। सो सो दिस इज योर 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला ग्राफ बनाया, डन। अब मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। सो दिस विल बी और लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 80, ठीक है। अब मैं यहाँ बोलूंगी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि बूढ़े लोग, दैट इज ग्रेटर देन 50 वाले, इनकी संख्या हो गई 50 और कम, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अपन 70 लिख देते हैं, जो कि नॉर्मल एज है। सो दिस इज योर 50। सो देख रहे हो कैसे जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जो ऊपर, जैसे अपन बात करें, ठीक है, ऊपर की तरफ कम हो रहा है, लेकिन अगर अपन नीचे बेस पे देखें तो वो एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो कुछ ट्राइंगुलर अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, जिसमें बेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर एक्सपेंडिंग ग्राफ। क्या बोलोगे? एक्सपेंडिंग ग्राफ बोलोगे। सेम गोज विद योर स्टेबल, मतलब जो क्राइटेरिया है करने का, किस तरीके से करना है वो अपन इसी तरीके से देखेंगे। अब अगर मुझे स्टेबल आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे स्टेबल आइडेंटिफाई करने की, स्टेबल है या क्या है, सो विल अगेन गो लाइक दिस, ठीक है। ये हम बिठा देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। ओके, सो अगेन, ठीक है। सो दिस इज योर फाइन। अब अगर मैं बात करूँ प्री रिप्रोडक्टिव, दैट इज लेस देन 13 है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके, समझ लो कुछ 80, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव की समवॉट बराबर ही है, अप्रोक्सीमेटली 85 या 90 है, 90 के बीच में। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है हल्की सी कम है, दैट इज 65 के अराउंड है, ठीक। अब मैं मार्क करूंगी 13 वाली एज ग्रुप को, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को। तो जब मैं उसे मार्क करूंगी तो वो कितनी आ रही है? 80 आ रही है। सो आई मार्क लाइक दिस, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन वाली जो फेज है उसमें अगर मैं मार्क करूंगी तो वो कितनी आ रही है? दैट इज 13 से 50 के बीच की जो है, वो भी अप्रोक्सीमेटली आपकी 85 टू 90 के करीब आ रही है। सो आई टेक इट एज 85 या 80 ले लेते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया 80, ताकि मैं उन लोगों को क्लियरली समझा पाऊँ। या एक्चुअली ये कम ही होती है, जस्ट सेकेंड रुक जाओ, ये थोड़ी-सी हल्की-सी कम होती है। सो लेट मी टेक इट एज़ 75 और 80 के बीच में, ठीक है? सो लेट्स टेक इट्स 80, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोस्ट रिप्रोडक्टिव की, तो यहाँ पर ये भी अप्रॉक्सिमेटली कुछ-कुछ यहीं के इसी के बराबर आ रही है। तो तुम लोगों को ये मतलब ज़्यादा इसमें फैला हुआ स्ट्रक्चर या एकदम से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब स्टेबल दिख रहा है। सो दिस इज़ अ स्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन आपको उन कंट्रीज में देखने को मिलता है जहाँ पर वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है। एंड एक्सपेंडिंग वाला जो सिचुएशन था वो आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज में है। डेवलप्ड कंट्रीज में आपके अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूरोप एरिया आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें देखना है। अब डिक्लाइनिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो कम है, मतलब जो बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले वो कम है, जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो ज़्यादा है, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले फिर से कम हो गए, ठीक है। सो दिस इज योर डिक्लाइनिंग फेज। Okay, so for human population, the age pyramids generally shows age distribution of the males and the females in a diagram. The shape of the pyramids reflects the growth of the status, whether it's growing, stable or declining. I hope it is समझ में आई होगी. Now we just have to read about it. The size of the population tell us about the status in the habitat. अब साइज, हमें पॉपुलेशन के साइज से हमें क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कितना क्या पॉपुलेशन है, क्या चीज़ स्टेटस कैसा है उस पॉपुलेशन का, कैसे ग्रो कर रही है।
Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it outcome of a competition with another species, the impact of a predator, or the effect of the pesticides application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. So basically हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो एक खेत है, ठीक है? एक खेत है और उस खेत में कुछ क्रॉप्स उग रहे हैं, ठीक है? अभी उस खेत में कुछ क्रॉप्स उग रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी इन क्रॉप्स का कुछ है 100, ठीक है? पॉपुलेशन 100 पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स आ गए, सॉरी सॉरी इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है? पेस्ट आ गए बेसिकली, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो लेटर पॉपुलेशन है वो घट के कितनी हो गई, सिर्फ 50 रह गई, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स डाले जिसकी वजह से पॉपुलेशन में आफ्टर पेस्टिसाइड्स पॉपुलेशन में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, दैट इज 80 वापस से हो गई। तो ये पॉपुलेशन का जो ग्राफ है हमें ये बताने में हेल्प करेगा कि भाई कितनी क्या स्टेटस है, क्या पेस्टिसाइड्स काम कर रहे हैं, क्या इंसेक्ट्स जो पेस्ट हैं वो मर रहे हैं कि नहीं। So the size in nature could be as low as 10, ठीक है? ये साइबेरियन क्रेन का है भरतपुर वेटलैंड्स में। ये साइबेरियन क्रेन्स हैं, ये बेसिकली वो क्रेन्स होती हैं जो कि साइबेरिया से उड़ के अपने भरतपुर अपने इंडिया में आती हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर कंडीशन से जो साइबेरिया में जो है उस कंडीशन से एस्केप हो सके और यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सके or go into the millions like Chlamydomonas in a pond population size technically could call the population density, ठीक है? बोल सकते हो। ये चीज़ याद रखने की हम population density को n से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? need not necessarily be measured in numbers only, हम इसे हमेशा numbers में measure करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो ये एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज नोन एज एन, ठीक है? एन से हम यहाँ, क्योंकि आगे जाके आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखना है इसलिए मैं यहाँ पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। Although total number is generally the most appropriate measure of the population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 carrot grass, दैट इज पार्थेनियम हिस्टेरोफर्स्ट, आपको इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है? कैरेट ग्रास का, बिकॉज ये एज एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना पूछ लिया जाता है कि कैरेट ग्रास जो है कहाँ पे उसने इन्वेड किया था। सो कैरेट ग्रास प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल यूज banyan ट्री विद अ प्लांट कैनोपी स्टेटिंग, अभी नहीं बाद में वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे मैं बताऊंगी, यहाँ नहीं, stating that the population density of the banyan is low relative to that of the carrot grass। अब बेसिकली ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि भाई 200 कैरेट ग्रास है, 200 कैरेट ग्रास है, ठीक है? और एक banyan ट्री है, ठीक है? एक banyan ट्री है एक पर्टिकुलर फील्ड में। मुझे एक बात बताओ कि 200 नंबर ज़्यादा है या 1? ऑफ कोर्स सी बात है 200। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? कैरेट ग्रास की ज़्यादा हुई। लेकिन अगर मैं बात करूँ बायोमास किसका ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है बैंयन का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से रिलेट करो, ठीक है? अमाउंट टू underestimating the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the percent cover or the biomass is more meaningful measure of the population size. So basically इस एग्जाम्पल का कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझाई जा रही है। एक है बायोमास, ठीक है? एक है बायोमास की इम्पोर्टेंस और एक है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एन की इम्पोर्टेंस। सो अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कैरेट ग्रास की है। क्यों? क्योंकि वो 200 नंबर में है, ठीक है? लेकिन वहीं पे बैंयन जो है वो 1 नंबर पे है। लेकिन अगर मैं बायोमास की बात करूँ तो बायोमास जो है वो बैंयन ट्री का ज़्यादा है, एंड ये बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारी चिड़ियों का घर होगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे रह रहे होंगे। सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल प्लांट ओवर देयर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है? इसलिए यहाँ पर उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है।
Total number is again not an easily adapted measure if the population in huge and counting is impossible or a very time consuming. So sometimes for a certain ecological investigation there is no need to know the absolute population densities. of course ये बात है, अगर बहुत ज़्यादा करोड़ों मिलियंस में populations आ रही है तो हम एक अंदाज़न ही बोल दें तो वही काफ़ी है, क्योंकि बिकॉज वी नो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो पर्टिकुलर साइज है पॉपुलेशन का वही ज़्यादा है। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 200 पैरेट ग्रास है और यहाँ पे एक बैनियन ट्री है, तो अगर मैं रिलेटिवली बात करूँ, मैं बिना काउंट करे बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा खड़ा एक बड़ा सा सिर्फ एक ही बैनियन ट्री दिख रहा है, तो मैं बोलूँगी कि बैनियन ट्री की रिलेटिव डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू द कैरेट ग्रास। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इमेजिन कर पा रहे होगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस द नंबर of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserve is often based on the pug marks and fecal palette. Of course ये बात है, हर जैसे अगर अपन किसी टाइगर रिज़र्व में जाएँ तो हर एक टाइगर के पीछे रहना, उसे काउंट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? सो विल टेक देयर एज़ अ दैट रिलेटिव डेंसिटी। तो वहाँ पर हम उनके जो पग मार्क्स हैं, जिस पग्स मीन्स जो जो पॉज़ रहते हैं, उनके पग जो मार्क्स होते हैं, उनको देख के, उनके फीकल पैलेट्स को देख के ये रिलेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि इनकी डेंसिटी कितनी है वो। ठीक है? नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप अभी तक जितने भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड ठीक है। और एक-एक लाइन, एक-एक एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई होगी। ओके फाइन। अब अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ आल्सो अ वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ दैट ऑफ द पॉपुलेशन attributes. So the size of the population of any specific species is not static parameter. Of course ये बात है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो साइज है वो एक पर्टिकुलर स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है, कभी घटता है। जैसे कि अपन बात करें मॉस्किटोज का, तो अभी ऐसा टाइम चल रहा है जब मॉस्किटोज का आना स्टार्ट होता है, लेकिन वहीं पे अगर अपन बात करें दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो वहाँ पे मॉस्किटोज की जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्पीशीज के पॉपुलेशन में तुम वेरिएशन देख रहे हो, तो इट्स नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, वी कैन नॉट टेक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। So it keeps changing with the time depending on the various factors including food availability, predations, pressure, and adverse weather. ठीक है, as I have said right now with the example of the mosquito. In fact, it is these changes in a population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. ठीक है। Whatever might be the ultimate reason, the density of the population in a given habitat during a given period fluctuates due to change in four basic process. ठीक है। तो चार बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आपके वो जो पॉपुलेशन है उसमें या तो इंक्रीज होती है या तो वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे आपको देखना है 4 चीज़ें, कौन-कौन सी? एक तो 2 चीज़ें वो हैं जो आपकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगी और 2 चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे इसमें टोटल 4 कर देते हैं, जिसमें से इंक्रीज़ करने वाली 2 हैं और डिक्रीज़ करने वाली भी 2 हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंक्रीज़ करने वाली की, तो इंक्रीज़ करने में आ जाते हैं आपके कौन से? इमिग्रेशन, ठीक है? और क्या आ जाता है आपकी नेटेलिटी। वहीं पे अगर डिक्रीज करने की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आ जाते हैं आपके एमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी। अब इनके मतलब अगर अपन को समझ में आ गए, इनके एक्चुअल वर्ड्स के मीनिंग क्या है समझ में आ गए, तो ये पूरा प्रोसेस ही सिंपल हो जाना है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कहीं पर एंटर करना। आपने नाम सुना होगा इमिग्रेशन। मुझे
एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन करना है, इमिग्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। सो बेसिकली इमिग्रेशन का मतलब होता है दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंट्री और वी आर मूविंग इन दैट कंट्री, ठीक है? सो वी आर इमिग्रेटिंग इन दैट कंट्री, मतलब हम उस कंट्री में एंटर हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है एंटर करना, ठीक है? अब एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब होता है कि वहां से निकलना, ठीक है? सो ई फॉर एग्जिट से याद रखो, ठीक है? उस पर्टिकुलर जगह से निकलना। अब नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ, ठीक है? कि कितनी बर्थ है। एंड मोर्टालिटी का मतलब होता है कितनी डेथ है, ठीक है? अब इसी से ही पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? मैं यही ग्राफ यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें अगर कहीं से कोई पॉपुलेशन या कोई भी स्पीशीज एंटर कर रही है, ठीक है, कहीं दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से, सो वी विल कॉल इट एज इमिग्रेशन। इससे क्या होगा? इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो आई राइट ओवर है प्लस। लेकिन अगर यहाँ से कोई पर्टिकुलर इसी एरिया की कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन या स्पीशीज यहाँ से मूव करके किसी तीसरी ज्योग्राफिकल एरिया में जा रही है, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से वो जो सॉरी, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से उस पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई, माइग्रेट कर गई टूवर्ड्स द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि माइग्रेशन हो गया पॉपुलेशन का, ठीक है? सो वील राइट ओवर हेयर एम, और यहाँ पे माइनस इसके रिस्पेक्टिव में जा रहा है, ठीक है? G1 के रिस्पेक्टिव में जा रहा है। अब अगर इसी ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारी बर्थ हो रही है, तो वील राइट हेयर एज नेटालिटी, और जब बर्थ होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी पॉपुलेशन में डेथ हो रही है बहुत सारी, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी, डिक्रीज होगा साइज, तो वील राइट है माइनस साइन। सो आई होप ये वाली जो चीज़ है समझ में आई होगी, ठीक है? ओके, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था। डन, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ एन तो पॉपुलेशन डेंसिटी शो करता है, वील राइट इज बी, okay? So two of which contribute to an increase in the population density and two, mortality and immigration, to a decrease. Natality refers to the number of the births during a given period in the population that are added to the initial density. Mortality is the number of deaths in a population during a given period. Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. Immigration is the number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. सो ये वाला जो पर्टिकुलर फिगर है मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियरली तुमको समझा दिया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो अगर अब अपन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, एन की बात करें, नो वाई मैं ओके, अगर अपन एन की बात करें तो एन इज इक्वल्स टू, पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों वो वाली चीज़ें रखेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए विल राइट बर्थ plus immigration, and we'll minus it with density, that is mortality, my plus your immigration, ठीक है? सो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? डेंसिटी, ठीक है? अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितना है, तो व्हाट वील डू कि यहाँ पर वो जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, वील पुट है एन टी प्लस वन इज इक्वल्स टू एन टी, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि एक साल पहले, जैसे कि सपोज करो ये टी इधर अभी का आज का ईयर है, तो मुझे एक साल पहले का डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट आई डू कि मैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी लिखूंगी जो उस टाइम पे है, ठीक है? देन आई एड इट विथ दिस फॉर्मूला b प्लस आई इक्वल्स टू, ये पूरा माइनस में आएगा, माइनस
ब्रैकेट में आएगा, सॉरी, माइनस, एंड देन डी प्लस ई। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ you can see from the above equation that the population density will increase if the number of the birth plus number of immigration is more than the number of death plus the number of immigrants। ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो सिंपल सा एक मैथ्स की चीज है या कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये वाला टर्म जो है ये अगर ज़्यादा हुआ इस वाले से, तो हमारा जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑफ कोर्स सी बात है ज़्यादा आएगी इस वाली से। लेकिन अगर हमारा ये वाला जो है ज़्यादा हुआ इस बी वाले से, ठीक है, ये बी प्लस आई वाले से, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये जो पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में आएगी एंड हेंस जो भी नंबर होगा एन का उससे माइनस होगा एंड जो एन-टी की वैल्यू है वो एन-टी+1 से ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली तुम लोगों को सॉल्व करके बताऊँ, सो लेट्स सपोज़ करो बी प्लस आई की वैल्यू है कुछ 40 एंड डी प्लस ई की वैल्यू है कुछ 20, एन-टी की वैल्यू है कुछ आपकी 10। तो एन-टी+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 + 40 - 20 दैट इज़ इक्वल्स टू 10 + 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30। तो ये जो एन टी प्लस वन है वो एन टी से ज़्यादा है। लेकिन अगर रिवर्स हो जाता, अगर बी प्लस आई की वैल्यू 20 हो जाती और डी प्लस ई की वैल्यू 40 हो जाती, तो क्या होता? ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ 10 लिखते हैं, देन इट विल बी 20 माइनस 40, तो ये आता 10 माइनस का 20 एंड दैट विल बी माइनस का 10। ठीक है, सो इट विल बी वेरी लेस देन योर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। सो अंडर द नॉर्मल कंडीशन बर्थ्स एंड द डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफ कोर्स सी बात है। द अदर टू फैक्टर्स अज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली आफ्टर द स्पेशल कंडीशन। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर आप बर्थ को देख रहे हो और डेथ को देख रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए उसके लिए रोजमर्रा का है। मतलब वहाँ पे हर एक दिन कुछ ना कुछ बर्थ होती होगी और कुछ ना कुछ डेथ होती होगी। लेकिन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होंगी, या तो कोई सीवियर कंडीशन से बचने के लिए उधर इमिग्रेट हुआ होगा, या वहाँ से वहाँ के सीवियर कंडीशन से बचने के लिए वो एमिग्रेट हुआ होगा। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिtat इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन मे कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन देन द बर्थ रेट। ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे कि कहीं पे अभी कॉलोनाइजेशन हुआ है, ठीक है, अभी वो खाली प्लॉट था, ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ पे कॉलोनीज कट गई, वहाँ पे घर बन गए, तो ऑफ कोर्स सी बात है वहाँ पर जब लोग मूव करेंगे, सो दैट इज नोन एज इमिग्रेशन। तो यहाँ पे इमिग्रेशन इंपॉर्टेंस दे रहा है, ना कि बर्थ रेट। अब आते से ही थोड़ी ना बर्थ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो इमिग्रेशन। नाउ ग्रोथ मेथड की अगर अपन बात करें तो दो तरीके की ग्रोथ मेथड होती है, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ये ख्याली पुलाव वाली होती है, वहीं पे लॉजिस्टिक जो होती है वो लॉजिकल ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये बोलता है कि भाई पॉपुलेशन को एनॉर्मस फूड दिया जा रहा है, एनॉर्मस रिसोर्स दिया जा रहा है, उसकी सारी फेवरेबल कंडीशंस उसे दी जा रही है जहाँ पर वो फुल्ली रिप्रोड्यूस कर पाएगा अपने आप को एंड बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा। बल्कि ऐसा असलियत में नहीं होता। वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव कंपटीशन विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज एंड वी टू हैव अ सीवियर कंडीशंस, वी हैव टू फेस दैट सीवियर कंडीशंस। ठीक है, हमारे पास हर तरीके की कंडीशंस होती हैं, सीवियर एडवर्स कंडीशंस प्रेजेंट होती है। हम रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं, compete करते हैं अपने जो स्पीशीज है उनके साथ, अपने ही स्पीशीज के साथ। सो वो चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है एज कम्पेयर टू द एक्सपोनेंशियल। सो ग्रोथ मॉडल्स, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद द टाइम शोज एनी specific predictable pattern? We have been concerned about untraceable human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in natural behave the same way or show some resistance to the growth. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how it grows from a population. So basically कुछ भी यहाँ पर important नहीं है।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। सो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेंडेड ग्रोथ फॉर अ पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स सी बात है। आइडियली रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिtat आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल। वही सब लिखा है जो मैंने अभी यहाँ पर हिंदी में बोला था आपको। तो ग्रो इन नंबर, as Darwin observed while developing his theory, natural selection. Then the population growth in a exponential or a geometric fashion. If inner population size is n, the population rate, sorry, the birth rate is represented as b, and the death rate is represented as t. Then the increase or the decrease in the n during the unit time, that is वही फिजिक्स का फॉर्मूला लग रहा है, डी एन बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन। ठीक है, अब मैं b माइनस डी को r के फॉर्म में लिख सकती हूँ। इधर r जो है ये बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है या इंट्रिंसिक रेट है, ये बोलूँगी, रेदर आई विल से इंट्रिंसिक रेट। सो इट कुड बी रिटन एज dn बाई dt इक्वल्स टू rn। ठीक है, सो ये आपके क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म में। लेकिन हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे तो अपन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो व्हाट विल डू कि इसको जब अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े हुए तो मुझे याद नहीं है, तो तुम लोग अपने हिसाब से लगा लेना, बट डायरेक्ट फॉर्मूला विल बी योर उस पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन की डेंसिटी, ठीक है, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपोनेंट आर टी। इधर आर क्या है, आर इज योर बी माइनस डी, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, बस यही याद रखना है, और इसमें जो भी खिचड़ी लिखी है ना उतना कुछ भी याद नहीं रखना है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज़ क्या डिपेक्ट कर रही है वो चीज़ याद रखना है। जैसे कि आर क्या है, आर इधर इंट्रिंसिक रेट है, ठीक है, बी माइनस डी है, एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम टी, एन नॉट क्या है, टाइम जीरो पे कितनी पॉपुलेशन थी, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड ई इज योर नेचुरल लोगैरिथम। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जे शेप कर्व आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप कर्व देखने को मिलता है, और इसमें जो ग्राफ है वो हम पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के क्रॉस करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी मार्क्ड हैं आपको याद रखना है, क्योंकि एज इट इज पूछ लेते हैं। ठीक है, सो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज बेसिकली अ कैरिंग कैपेसिटी, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। वह मतलब इज बेसिकली कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितने रिसोर्सेज हैं, और वो उन रिसोर्सेज का लास्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया कितना भार संभाल सकता है, सो इट इज दैट। ठीक है, ए ग्राफ जे शेप्ड है तो ऑफ कोर्स सी बातें हो गई आपका एक्सपोनेंशियल, एंड बी इज योर लॉजिस्टिक ग्राफ, ये सिग्मॉइड शेप का होता है, बस इतना याद रखना है। ओके, सो आई होप ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेसिकली पूरी कहानी लिखी है। So, any species growing exponentially under unlimited resources conditionally can reach enormous population density in a short time, no doubt. ठीक है? Now, Darwin showed how even a slow-growing animals like elephant could reach enormous number in the absence of checks. The following is an I don't know what is certain and got popularly narrated to demonstrate dramatically. Basically ये एक कहानी है जिसमें ऐसा होता है कि एक राजा और एक मंत्री चेस खेलते हैं। अब जो राजा बोलता है वो कॉन्फिडेंट था कि मतलब बेसिकली चेस नहीं खेलते, वो ऐसा होता है कि राजा शर्त लगाता है कि कौन कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा करके। तो जो राजा होता है वो बोलता है, जो मंत्री होता है वो बोलता है कि मुझे, अगर मैं जीत जाता हूँ ये चेस गेम, तो मुझे आप हर एक चेस में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें एक दाना चावल का रखोगे, और वो पहले वाले दाने से डबल होना चाहिए। ठीक है,
सो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो मल्टीप्लाई करा रहा था बाय, मतलब उसका स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक चावल का दाना रखा उसने एक स्क्वायर में, तो दूसरे स्क्वायर में दो दाने, फिर इस चौथे स्क्वायर में चार दाने, इस हिसाब से वो चलना था। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जैसे कि जो मंत्री होता है वो अपना मतलब खेलना चालू करता है, वो जीत जाता है। सो अब राजा एज पर ही सेज कमिटमेंट कि जो तुम बोलोगे वो होगा, तो उसने ये करना चालू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने देखा कि यार चावल का जो दाना है वो मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया लास्ट ब्लॉक तक आते-आते कि इट गोज़ टू द मिलियंस। तो अगर हम चेक, इस पूरी कहानी का मतलब बस यही है कि अगर हम चेक नहीं लगाएँगे और पॉपुलेशन जो है वो उनको रिसोर्सेज़ मिलती जाएगी, तो वो एनॉर्मसली ग्रोथ करते जाएँगे। ठीक है? बस इतना था। अब आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक। अगर मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वो ग्रोथ है जिसमें बेसिकली आपके लॉजिकल है ये, क्योंकि आपको कोई भी रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं मिलता। वी compete फॉर द सेम रिसोर्स, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करती। ओके। No population of any species in the nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. This leads to the competition between the individual for limited resources. Eventually, the fittest of the individual will survive. That's the natural selection. ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिसोर्स के लिए compete हो रहा है, एंड ये वाला जो है उसने इस रिसोर्सेस को ऑक्यूपाई कर लिया। उसने ये बोला कि भाई ये मेरा है, अब कुछ नहीं हो सकता। या ऐसे सपोज करो, इस रिसोर्स के लिए इन दो इंडिविजुअल्स में लड़ाई हुई और इस इंडिविजुअल ने इस इंडिविजुअल को मार दिया। तो ये क्या हो गया, ये चला गया, खत्म हो गया। तो अब ये जो रिसोर्स होगा पूरा इसके लिए होगा। सो ये डोमिनेट कर गया, ठीक है। सो तो और ये सर्वाइव कर गया। सो द ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो बीन रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रेजिस्टेंस resistant with a view to limit human population growth in nature given habitat that enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible, and this is known as limit as nature carrying capacity। जैसे कि मैंने आपको इस ग्राफ पे बताया, a population growing in a habitat with limited resources shows initially a lag phase followed by a phase of acceleration एंड डीएसेलरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टोमेटिक। अब इसको ग्राफ पे कैसे देखोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफ है तुम्हें एकदम से एसेलरेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो पहले जो ग्राफ है वो आपको एसेलरेट होता दिखेगा, तो और फिर उसके बाद यहाँ पर एकदम से उस ग्राफ को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये एकदम से इस तरीके का हो गया, मतलब स्पीड जो है वो कम हो गई, सो डीएसेलेरेट। और फिर एक जगह जाके वो कांस्टेंट हो गया, सो एसिम्प्टोमेट। ठीक है, ये भी पूछ लेते तो याद रखना। व्हेन अ पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, एसिम्प्टोमेट कब हो जाता है, जब वो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेता है। A plot of the n in relation to the time t results in a sigmoid curve, a very important line, sigmoid curve। ठीक है, पूछते हैं, शेप पूछते हैं, वहां पे J शेप होता है एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे sigmoid होता है। This type of population growth is called वेरस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये दूसरा नाम भी याद रखना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं। एंड डिस्क्राइब्ड एज दिस, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है dn/dt=r। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट, b-d। n, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, n एंड के। ये एज इट इज फॉर्मूला आया था और बस इसमें ये पूछा था कि के क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो के इज द कैरिंग कैपेसिटी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द रिसोर्सेज ऑफ द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड becomes limited sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one।
ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज़ टॉपिक एंड अगर आज का टॉपिक और इस तरीके से मेरा पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया इस फॉर्म में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।